श्री गणेशाय नमः। पवनतनय संकटहरणय मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे स्वरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, राधे राधे। आज जो है कि आज का मुख्य विषय है जो कि शनि के ऊपर। हाँ, ज्योतिष जिज्ञासु और तमाम फेसबुक परिवार, आप सभी को हमारा सादर नमन है। आज का जो मुख्य विषय है हमारा शनि के ऊपर। शनि को समझ लिया तो बहुत बातें समझने में आसान हो जाएंगी जन्म कुंडली में। तो कैसे, आइए समझते हैं। क्योंकि शनिदेव जो हैं अपने कैसे कार्य करते हैं, वो कहाँ उच्च का होते हैं, कहाँ नीच का होते हैं, और कहाँ मूल त्रिकोण होते हैं, कहाँ वो योग बनाते हैं, और कहाँ वो ढैया लगाते हैं, और कहाँ वो साढ़े साती लगाते हैं। तो सभी विषय पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक विषय जो हमारा है कि शनि के ऊपर, तो हम इनके लिए पहले हम बना करके एक जन्म कुंडली रख लिए हैं शनि का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वृष लग्न की मैंने जन्म पत्रिका का निर्माण किया है। आप देख रहे हैं कि जो है कि यहाँ पर 2 नंबर का गिनती लिखा हुआ है, तो यह हो गया वृष लग्न का पत्रिका या वृष राशि का पत्रिका। हमने लग्न में ही शनि महाराज को विराजमान किया है। अब जरा समझते हैं शनि कहाँ पर, ये इनका अपनी राशि कौन कौन सी है उसको जरा समझते हैं। देखिए, अगर राशि को आपको समझना है तो पहली राशि जो है मकर है और दूसरी कुंभ है। शनि का ये दोनों अपना राशि है। मकर साधारण राशि है, कुंभ मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ तक आपने समझा। अब जरा देखिए कि जन्म कुंडली में शनि जो है कि मकर कुंभ राशि में जब ये विराजमान होते हैं तो यह स्वराशि व मूल त्रिकोण राशि के कहलाते हैं। हाँ, और इनकी उच्च राशि कौन सी है वह भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 7 नंबर गिनती में शनि महाराज को बैठाया है, ये उनकी उच्च राशि है। तुला राशि में शनिदेव जाकर के उच्च का हो जाते हैं। और हो ही क्यों ना, क्योंकि यह जो सप्तम राशि है वो शुक्र का राशि है, और शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। तो आपने समझा कहाँ ये उच्च का होते हैं। अब ठीक इसका सप्तम भाव में शनि महाराज नीच का हो जाते हैं, मेष राशि में। हमने देखिए 1 नंबर पर शनि महाराज को विराजमान किया है, वहां इनका नीच का राशि है। अब ये नीच राशि में जब बैठते हैं तो निसंदेह ही कमजोर हो जाते हैं, ये कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है। अब मंगल और शनि में आपस में शत्रुता है। तो आपने समझा कि कौन सी इनकी मेष राशि है और कौन सी इनकी स्वराशि है, और कौन सी मूल त्रिकोण, और कौन सी उच्च राशि है, और कौन सी नीच राशि। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अगर इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर ले। और अगर फॉलो कर ले फेसबुक पर, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को शेयर कर दे ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल पाए। लाइक तो कर ही दे, कमेंट में कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हैं। और आगे चलिए, आगे समझते हैं हम बिना विलंब किए हुए। अब आपने देखा कि शनि की अपनी राशि कौन है, शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन है, शनि कहाँ उच्च होते हैं और कहाँ नीच होते हैं। अब आइए थोड़ा और भी समझ लेते हैं। जब शनिदेव जन्म कुंडली में जो है कि कहाँ कहाँ विराजमान होते हैं, देखिए, जब कहते हैं कि शनिदेव जन्म कुंडली में तीसरे स्थान, छठे स्थान और एकादश स्थान, इन स्थानों में यह शुभ फल देते हैं सदैव। क्यों? क्योंकि यह स्थान में वो हमेशा अच्छा फल जन्म कुंडली में ये करते हैं। और आगे समझते हैं कि जन्म कुंडली में जब शनिदेव जो है कि हमने कहा कि ढैया की भी जानकारी देंगे, तो हाँ, निसंदेह हमने ढैया और साढ़े साती का भी जानकारी देंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि शनिदेव प्रत्येक महीना का जो है कि 8 तारीख और 17 तारीख और 26 तारीखों पर इनका अधिपत्य होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि
शनि महाराज जो है कि प्रत्येक शनिवार को उनका तो अधिपत्य होता ही है और शनि का होरा में भी इनकी कार्य किया जाता है। तो आपने समझा कि शनिदेव को हम कैसे कैसे क्या करते हैं। अब आइए जरा समझते हैं कि शनिदेव जन्म कुंडली में 7.5 कैसे लगाते हैं। तो हाँ, अब 7.5 को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि शनिदेव जब जन्म कुंडली में किसी भी राशि में जब वो विराजमान होते हैं, गोचर करके जब चल के वो आते हैं, तो उस राशि में वो जैसे माना कि अभी वृष राशि में हमने शनि को लिखा है यहाँ पर, तो ये वृष राशि में अगर शनिदेव है तो यहाँ 2.5 ईयर यानी 2.5 साल की लगभग समय सीमा यहाँ पर ये तय करेंगे। हाँ, निसंदेह ये समय समय पर अस्त भी हो सकते हैं, समय समय पर मार्गी भी होंगे और बकरी भी होंगे, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और शनिदेव की 7.5 का निर्माण कैसे होता है, आपने तो कह दिया कि 7.5 बताएंगे, तो चलिए आइए, क्योंकि सबसे कष्टकालीन अवस्था 7.5 और ढैया में ही देखा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, शनि को 7.5 कैसे लगता है। तो एक चीज समझिए, शनि की 7.5 व्यक्ति के ऊपर जब लगेगा जब जन्मकालीन चंद्रमा से शनि का गोचर द्वादश व प्रथम और द्वितीय स्थान में, द्वादश प्रथम लग्न और द्वितीय स्थान धन की स्थान कुटुंब वाणी की स्थान पर जब ये गोचर करते हैं तो इनका 7.5 का उस समय निर्माण रहता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि शनि महाराज अब अगर जन्म कुंडली में ये द्वादश स्थान में जब ये गोचर करते हैं तो गोचर के अवस्था में आप जानते हैं कि व्यक्ति के ऊपर 7.5 लग ही जाता है। अब जैसे जैसे ये 12 भाव में गए तो चंद्रमा से जब हम देखें तो द्वादश स्थान में 7.5 का ये है कि द्वादश स्थान में जब शनिदेव चंद्रमा से गोचर करेंगे तो निश्चित 7.5 लगेगा। तो अब 7.5 तो लग गया, अब होगा क्या यहाँ पर, यह सब देखने की बातें होता है। तो कैसे हम समझेंगे कि 7.5 की अवस्था में जो है कि व्यक्ति को कौन कौन सा कैसे कैसे प्रभाव मिलता है। तो देखिए, शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन, पहला दृष्टि जो है कि 3 नंबर का है और दूसरा 7 और तीसरा दृष्टि 10 नंबर का है। तो आपने देखा कि शनि का दृष्टि भी 3 जगह देखते हैं, जिस स्थान में वो बैठते हैं वहां से उनकी दृष्टि तीसरी, 7वीं और 10वीं होती है। यह हम कैसे समझेंगे, तो देखिए जन्म कुंडली के इसमें हम आपको समझाने के लिए मेष राशि के लिए हम सप्तम भाव में शनि महाराज को विराजमान किए हैं और इनकी तीसरी दृष्टि जो है नवम भाव पर भाग्य स्थान पर धर्म त्रिकोण पर पड़ रहा है। अब जरा समझिए, और इनकी सप्तम दृष्टि जो है सीधा लग्न पे पड़ रहा है। तो अब मेष राशि वाले के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि शनि महाराज जहां पर ये देखते हैं और खास करके लग्न और लग्नेश से ये संबंध बनाते हैं तो उस समय व्यक्ति को कार्य को डिले करते हैं, व्यक्ति को कार्य को धीमी गति कर देते हैं। और एक दृष्टि इनका दसम स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर पड़ रहा है जो कि दसम दृष्टि है। शनि जन्म कुंडली में जिस भी स्थान में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में या फिर जन्म कुंडली में शनि जिस समय गोचर कर रहा है उस स्थानों से उसने 3 भावों को प्रभावित करता है। कौन कौन, तीसरा, 7वां और 10वां। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि भाग्य धर्म त्रिकोण को इसने प्रभावित किया शनि महाराज, और देखिए लग्न को भी देख दिया सप्तम भाव से, तो व्यक्ति के कार्य डिले कर दिया और धीमी गति पर कर दिया, आलस्य बढ़ा दिया। अब देखिए इनकी दसम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर है। अब चतुर्थ स्थान से हम माता का विचार करते हैं, घरेलू विचार करते हैं, घर की सुखों को विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं। तो यह सब दृष्टियां जब शनि की जनी जहां देखते हैं वहां पे नेगेटिव परिणाम देते हैं। हाँ, निसंदेह ऐसा है कि जहां वो बैठते हैं उस भाव को वह सुरक्षित रखते हैं।
तो आपने देखा मैंने दृष्टि पर चर्चा किया और दृष्टि के माध्यम से आपको शनिदेव को समझाने का प्रयास किया कि शनि महाराज जो है कि किन-किन भावों में अपना फल प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने जानते हैं कि शनि महाराज को जो दृष्टियां तीनों हमने बता दिया। अब आप जरा देखते हैं कि शनि महाराज को हमने तो बताया कि शनि महाराज जो है कि कहां कहां से साढ़े साती का निर्माण करते हैं। तो जरा आइए लग्न कुंडली में हम समझ लेते हैं इसको। जैसा कि आपको समझाने के लिए हम मेष लग्न की पत्रिका बनाए हैं। तो शनि महाराज जब यहाँ गोचर करेंगे जन्म राशि से द्वादश भाव में, तो शनि का साढ़े साती का निर्माण हो जाता है। और शनि जब यहां बैठेंगे तो अपने स्थान से एक, जहां बैठे हैं वहां एक, और लग्न में दो, और तीसरे धन, धन को ये देखेंगे। अब जब ये बात जब हो जाता है शनि की साढ़े साती की देखने वाली, तो आप समझ सकते हैं कि जिस भाव में वो दृष्टि डालते हैं वहां वह प्रभाव कैसा करते हैं, क्योंकि शनि की विचित्रात्मक दृष्टि है। और खास करके धन की जब साढ़े साती की समय हो, तो उस समय जरा देखिए कि शनि जिस स्थान में बैठे हैं वहां से तीसरे स्थान को वो प्रभावित कर रहे हैं। तो अब जरा सोचिए, साढ़े साती में द्वादश भाव में बैठ के धन स्थान को देखे तो दोस्तों संचित धन, कुटुंब, वाणी, फैमिली, अगर वो अच्छा बात भी कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि कर्मों को फल चुकाना तो है शनि के द्वारा। जन्म कुंडली में जब निसंदेह शनि 30 साल में साढ़े साती का जब हिसाब कर्म चुकाने के लिए आते हैं, तो व्यक्ति को वह तो समझ में ही आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कब समझ में आता है? जब व्यक्ति की प्रथम साढ़े साती का प्रथम चरण 2.5 ईयर का समाप्त हो जाता है। अब आपने समझा, जब यहाँ शनि देव यहाँ पर बैठेंगे तो 2.5 इयर्स का वो लमसम अवधि तय करेंगे। अब मान लेते हैं कि 2.5 वर्षों की अवधि यहाँ पर ये तय कर लिए, कहाँ पर? द्वादश स्थान में। अब आपने देखा कि द्वादश स्थान में शनिदेव रहे तो इनकी दृष्टियां तीसरे पर पड़ा और छठे पर पड़ा, और सप्तम, अष्टम, नवम, दसम पर पड़ गया। अब इनका देखिए, जो कि जो छठे जॉब का घर है, जो शत्रु का घर है, जो कहते हैं कि रोग का घर है, ऋण का घर है, वहां पे इनकी दृष्टि है। और जो है कि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाग्य स्थान पर दृष्टि है। अब भाग्य स्थान पर दृष्टि हो जाता है शनि महाराज का, तो आप समझ सकते हैं कि जिस स्थान में बैठते हैं वहां से तीसरे को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ से जब शनिदेव निसंदेह जब ये द्वादश स्थान से जब ये गोचर करके लग्न में आते हैं, अब लग्न में आने का मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर जो है कि साढ़े साती का जो प्रभाव है वह सिर के ऊपर है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से विचार करते हैं लग्न से, तो सिर का विचार करते हैं, तो सिर का विचार करते हैं, मुख का सौंदर्य का विचार करते हैं, लग्न लग्नेश का विचार करते हैं। तो उस स्थान में जो है कि जब शनि महाराज जब आ जाते हैं, तो दोस्तों ये कहते हैं कि एक अपने आप में राजयोग है। तो अब राजयोग कैसे बनेंगे, यह शर्तें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर लग्न में शनिदेव कुंभ राशि, तुला राशि और मकर राशि, और लग्न में ही क्यों, चतुर्थ स्थान में भी, सप्तम में भी और दसम में भी जब ये विराजमान होते हैं जन्मकालीन पत्रिका में, तो पंच महापुरुष योग में से एक योग सस योग का निर्माण हो जाता है जन्म पत्रिका में। तो आपने देखा कि एक तरफ तो साढ़े साती और दूसरी तरफ सस योग का निर्माण। अब सस योग का निर्माण गोचरीय अवस्था में निसंदेह तुला और मकर और कुंभ के लिए मैं बात कह रहा हूं। तो इस पर साढ़े साती की प्रभाव भी थोड़ा समझने योग्य हो जाता है, क्योंकि वृष राशि में जब शनिदेव योग कारक हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं। खैर, इनकी फलादेश की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी मैं साढ़े साती समझाने की कोशिश किया आपको। तो आपने देखा कि जब साढ़े साती का निर्माण यहाँ से लग्न में आ गया, तो अब देखिए कि लग्न में यहाँ 2.5 साल शनिदेव बैठेंगे, और यहाँ पर जब बैठेंगे तो आप समझिए इन बातों को। अब ये क्या करेंगे, ये तीसरे को प्रभावित करेंगे यहाँ से, क्योंकि इनके पास तीसरी दृष्टि है, और ये सप्तम को प्रभावित करेंगे, और यहाँ से बैठ के ये दसम को प्रभावित करेंगे। अब उस समय काल अवधि में व्यक्ति को कैसा समय होगा,
अगर मान ली जाए दशा महादशा अंतरदशा व्यक्ति का सपोर्ट में नहीं है और लग्नगत राशि से अगर साढ़े साथी का निर्माण है तो निसंदेह वह चुनौतीपूर्ण समय होता है दोस्तों। ये समझने योग्य बातें हैं। लोग कहते हैं कि ज्योतिष्य को डराना काम हो, निसंदेह कोई डराता नहीं है। शनि कर्म फल दाता है, अपने कर्म को सही रखे, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। जब आपकी कर्म ही सही है तो दंड किस बात की। आपकी कर्म गलत होगी तो शनि महाराज छोड़ेंगे कतई नहीं। अब आपने देखा कि यहाँ से पराक्रम को, बल साहस को, छोटे भाई बहन को प्रभावित करके आप सप्तम को जो है कि आपका वैवाहिक जीवन, सुख सुविधाओं को वो डिस्टर्ब करते हैं। और यहाँ से जब दसम स्थान को देखते हैं तो आप समझिए कि उनका जो है उनका दसम स्थान से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कर्म, बॉस, पिता, ये सब का भी विचार होता है। ये सब चीजों में नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है ग्रहों की स्थिति के ऊपर। आपने समझा। लग्न की जब साढ़े साथी का स्थिति जब इस प्रकार होता है, अब आइए हम इनकी जब साढ़े साथी का जब स्थिति इनकी यहां से जब साढ़े साथी जब गोचर करते हैं तो निसंदेह सेकेंड हाउस में जब आते हैं। अब यह सेकेंड हाउस में जब आते हैं शनिदेव तो आप समझ सकते हैं कि यह धन के स्थान है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि शनिदेव जहां बैठते हैं उस स्थान को सुरक्षित करते हैं और शनिदेव के आखिरी चरण होता है। क्यों? क्योंकि 2.5 साल द्वादश भाव और 2.5 साल लग्न में काट करके 5 साल के बाद 7.5 साल की अवधि वो यहाँ तय करने आए हैं धन स्थान में। अब क्या होगा दोस्तों, धन स्थान में जब तय करने आए हैं तो उनका आखिरी चरण होगा। अब यहाँ से जब शनिदेव रहेंगे तो उन प्रभावित कहाँ कहाँ करेंगे सो देखिए। यहाँ से 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव को और 8 9 10 एकादश भाव को ये दृष्टि डालेंगे। अभी जरा समझिए कि शनिदेव कहते हैं दोस्तों कि साढ़े साथी की लास्ट अवधि बहुत अच्छा होता है। तो लास्ट अवधि अच्छा होता है निसंदेह। शनि साढ़े साथी जाते जाते बहुत कुछ दे के जाते हैं, क्योंकि जितना वो लेते नहीं है उससे कई गुना ज्यादा दे। लेकिन आपकी कर्मों के ऊपर है, आपने पहले क्या कर्म किया उसकी अपने सजा भोगा। अगर उसके बाद भी आपकी कर्म सही नहीं हुआ तो शनिदेव नहीं देंगे। ये सही बात है। और अगर आपने समझ लिया, आपके अंदर विनम्रता आ गई, आपकी लोगों को भावना आपके मन में आ गई कि इनको कष्ट नहीं देना चाहिए, इनको दुख नहीं देना चाहिए, इनको हक नहीं मारना चाहिए, उसका नहीं लेना चाहिए, बेईमानी चोरी डकैती नहीं, तो ये सब सावधान जब व्यक्ति हो जाता है तो निस्संदेह वह शनि के अधीन हो जाता है। शनि उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब शनिदेव की साढ़े साथी चलता है तो शनि महाराज जो है कि वो यहाँ से शनि की साढ़े साथी खत्म करके इस अवधि में फिर वो तीसरे स्थान में गोचर करते हैं। अब जब तीसरे स्थान में शनिदेव गोचर करते हैं तो यह समझने योग्य बातें हैं कि तीसरे और छठे एकादश का शनि शुभ फल करते हैं। तो कैसे शुभ फल करते हैं? तो शुभ फल इसलिए करते हैं कि द्वादश भाव में उन्होंने जो है कि कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, व्यय, खर्च, विदेश यात्रा, अनावश्यक बहुत कुछ उसने झेल लिया। लग्न में आकर के ना जाने कितना उन्होंने प्रक्रिया उन्हें उसका किया। उसके बाद सेकेंड हाउस में जब शनिदेव आए वहां भी उन्होंने देखा सब प्रक्रिया को। अब जब थर्ड में शनिदेव आए हैं तो यहाँ तो फल उनको बहुत अच्छा मिलेगा। तो थर्ड का शनिदेव अच्छा फल करते हैं। लेकिन जब थर्ड से शनिदेव जब चतुर्थ में आते हैं दोस्तों तो यहाँ फिर एक चतुर्थ ढैया का निर्माण हो जाता है। आप समझ गए कि जब यहाँ चतुर्थ ढैया का निर्माण हो जाता है तो अब जरा समझिए शनि का कैसा विनम्र खेल है, इसको जरा समझिए। क्योंकि शनिदेव 2.5 5 7 7.5 साल कष्ट दिए, उसके बाद यहाँ आके सुख दिए, आखिर यहाँ के साढ़े साथी का निर्माण हो गया। इसको ढैया बोलते हैं। शनि राशि से अगर अष्टम में गोचर करते हैं तो इसको अष्टम ढैया कहते हैं। तो यह सब स्थिति होता है दोस्तों। शनि दशम में गोचर करते हैं तो यह कंटक शनि माने जाते हैं। तो यह सब स्थितियां होता है। तो दोस्तों वीडियो हम बहुत हद तक बताने के आपको प्रयास करते हैं किए हैं, और अगर समझ में आया होगा तो इसको फॉलो आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि दूसरे को भी लाभ मिल पाए, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अब देखिए जरा हम
कुछ उपाय बता देते हैं। अगर मान लिया जाए आपका जन्म कुंडली में शनि की 7.5 हो, ढैया हो, शनि नीच राशि में हो, शनि अस्त हो, शनि बकरी हो, या फिर शनि का आकारक हो, बाधक हो, महादशा, दशा, अंतरदशा सपोर्ट में नहीं हो, तो उस समय पर क्या करना चाहिए व्यक्ति को? उस समय पर क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बातें समझ में, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि शनिदेव मजदूरों को कारक है, तो मजदूर को सम्मान तो हम देंगे ही, उनका अधिकार तो देंगे ही, उनको खुश करने का भी कोशिश करेंगे हम, उनका दिल को नहीं दुखाएंगे हम। और क्या करेंगे? और शनिवार का हम व्रत भी कर सकते हैं। शनिवार का जो है कि नॉनवेज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम नहीं खाएंगे हम। और अगर बाल दाढ़ी, हेयर डाई, शेविंग की बात आते हैं, उसको भी आपने अवॉइड करें। अवॉइड जब आप करते हैं, और शनिवार के दिन हनुमान जी की आप पूजा करिए, चाहे वो श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार, या फिर निश्चय प्रेम पति ते विनय करे सन्मान, चाहे तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है दोस्तों, शनि का हनुमान जी के पास सबसे अच्छा उपाय है, इससे बढ़िया उपाय कहीं नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाता है और शनि चालीसा का श्रवण करता है, या सुनता है, या पढ़ता है, या फिर ओम सम शनिचराय नमः, या ओम पम प्राम प्रीम परम सह शनै नमः, इस मंत्र का भी आप बीज मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। आप पीपल में जल दे सकते हैं, लेकिन शर्तें हैं, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही पीपल में जल देना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और संध्या पूर्व सूर्य अस्त के पास आप उनको दीपक जला सकते हैं। और जो है कि ये सब जब प्रक्रिया आप करते हैं तो आपको फल मिलता है। तो दोस्तों, हमने समझाने का प्रयास किया है। वैसे तो इनकी नीलम भी रत्न है, पर रत्न की चर्चा मैं नहीं करूंगा। वैसे इनके घोड़े की नाल भी पहना जाता है, पर इस पर भी मैं चर्चा नहीं किया हूं, लेकिन आगे वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, और फॉलो जरूर करिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को लाभ मिल पाए। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।